आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर साहब। विजय मानकर साहब अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट तो है, लेकिन उनका अपना जो काम है वो एक एकेडमिशियन है, वो एक तत्ववेत्ता ऐसे भी हैं कि जो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्चेबल काम करके उसमें से जो चीज़ें निकल कर आती हैं उन चीज़ों को पुस्तकों के रूप में भी हम सबके सामने लेकर आते हैं। विशेष रूप से भारत सरकार को बहुत सारे चार्टर जो कि नए भारत के निर्माण में क्या भूमिका हो सकती है और किस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, ये चार्टर भी विजय मानकर साहब बार बार भारत को देते रहते हैं, संसद को, पार्लियामेंट को पहुंचाते रहते हैं। आज एक विशेष बातचीत उनसे करना चाह रहे हैं क्योंकि एक सवा तीन दशक का समय हम कह सकते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में नए गाइडलाइन इस वक्त आए हैं और ये गाइडलाइन नई शिक्षा नीति के नाम से आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से इसको बड़ा प्रचारित किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लेकर आया है। इस बात को इस रूप में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा ये हमारे यहाँ पीढ़ियों के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा नीति पर चर्चा होना बड़ा आवश्यक है। हम बातचीत करेंगे विजय मानकर साहब से। मानकर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मानकर साहब, यहाँ से समझना चाहता हूँ कि आपका काम जो है वो तो अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन आपने भी नई शिक्षा नीति को ज़रूर स्टडी किया होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस शिक्षा नीति की ओर आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जी, ये उसका डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है। पहले तो कस्तूरी रंगन कमीशन का रिपोर्ट आया पिछले साल 2019 में, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट अभी जो है एक्सेप्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने, जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी। जी हाँ। देखिए, 1986 का जो पॉलिसी था और ये अभी 220 का जो है जो पॉलिसी है, जी जी तो लगभग 45 साल बाद जो है 44-45 साल बाद ये नया शिक्षा नीति आया है और 21वीं शताब्दी का ये जो है वो पहला शिक्षा नीति है जी। उस लिहाज से यदि मैं देखूँ तो मैं इसको 50-50 कहूँगा। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि सीरियस वीकनेसेस है और ये सीरियस वीकनेसेस इसकी अच्छी बातों को ओवर पावर कर सकती है और इसका आउटकम जो है वो कुछ और आएगा। अच्छा, अच्छी बात आप किसको कहेंगे? देखिए, अच्छी बातें अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी 8-10 अच्छी बातें हैं इसमें। जैसे आंगनवाड़ी से लेकर जो है अभी ब्रेकफास्ट को ऐड किया गया है मिड डे मील्स के साथ में। बिल्कुल। फिर 3 years to 18 years जो है 5-3-3-4 का जो है वो पैटर्न लाया गया है। पिडागोगी में मॉडर्न पिडागोगी यानी जो टीचिंग मेथड्स है उसमें नई टीचिंग मेथड्स जो है साइंटिफिक टीचिंग मेथड्स की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आपकी क्लासरूम से लेकर डिजिटल लाइब्रेरीज तक और हॉस्टल से लेके बाकी आपकी जो मॉडर्न टीचिंग फैसिलिटीज़ होती है वहाँ तक की इसकी बात की गई है। उसके बाद में जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। हायर एजुकेशन में जो है वो बहुत सारा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है वो करने की बात की गई है। मैं ये समझता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे और सबको शिक्षा हो ये बात कही गई है और प्रॉफिट के लिए शिक्षा नहीं है। पहली बार ये कहा गया है कि पब्लिक गुड के लिए है, ये एक अच्छी बात है। और जो 100 यूनिवर्सिटीज़ को जो है जो वेलकम किया है टॉप की अब्रॉड की, ये सब तमाम मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं। यदि इस बात को अगर मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ आप ही की बात से कि अभी तक मिड डे मील का जो भी कोई रिजल्ट रहा शिक्षा में, मैं इसको इस दृष्टि में समझना चाह रहा हूँ कि क्या मिड डे मील के साथ अब अगर ब्रेकफास्ट को जोड़ दिया जाएगा तो शिक्षा में सुधार होगा? देखिए, केवल उससे सुधार नहीं होगा और ये नीति भी वैसा नहीं कहती है। हाँ। लेकिन जो है देखिए, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो ब्रेन का है उसमें अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपका जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया जिसको कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर की कमी होती है ब्रेन में। अगर बच्चा सुबह स्कूल में जाता है और अगर उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया के स्टेज में जो है वो अटेंटिव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा साइंटिफिक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पार्ट है कि वो आए तो उसको ब्रेकफास्ट मिले। पर ब्रेकफास्ट में आप उसको क्या दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप उसको केवल वेज दे रहे हैं या साथ में नॉन वेज भी दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी, एक दूसरी बात मैं समझ रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि भाई
हमारा जो वर्तमान पैटर्न है 10+2+3 इसको 5+3+3+4 में जो बदला जा रहा है, इसको हम क्या कहें कि ये सिर्फ एक ढांचागत बदलाव है या फिर ये जो बदलाव हो रहा है इस बदलाव को हम मूल्यात्मक भी बदलाव समझेंगे? ये एज ग्रुप को लेकर उन्होंने किया है 533+4 जो है, यानी 3 साल से लेकर 18 साल तक के। तो वो जो है उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो उसका एज ग्रुप में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, हाँ। उस लिहाज से क्या एजुकेशन देना चाहिए उसको, वैसा जो है उसको प्राइमरी, प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी एंड जो मिडिल स्कूल है एंड हायर स्कूल जो है, और फिर हायर एजुकेशन है जो 18 साल के बाद में, तो उसको ध्यान में रख के एज का क्लासिफिकेशन है ये। लेकिन इसके साथ में ये जो कहा जा रहा है कि छठी कक्षा के बाद में बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर, वोकेशनल एजुकेशन की ओर मोड़ दिया जाएगा, वो भी एक उनके पास में स्किल एजुकेशन होगा। आपको क्या लग रहा है कि इसका कोई अल्पकालीन दीर्घकालीन कैसा प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, स्किल एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट। स्किल एजुकेशन तो जो हायर लेवल के स्किल्स होते हैं, जैसे आपको कंप्यूटिंग का स्किल हो, कैलकुलेटिंग स्किल्स हो, या जिसको सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये एक डिफरेंट स्किल्स है जो हायर एजुकेशन के साथ क्लब किए गए हैं। जो आप वोकेशनल या आर्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट रहेगा केवल उसमें का, यानी ऐसा नहीं कि आपके पूरे सब्जेक्ट्स डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, उसमें एक सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा जिसमें वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, जो 12वीं तक के एक ना एक स्किल आपको जो है वोकेशनल, इसमें कोई भी आप ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, इलेक्ट्रिशियन ले लीजिए, कारपेंट्री ले लीजिए, वहाँ तक एक स्किल हर एक को आएगा, ये उनका मकसद है। लेकिन पूरा एजुकेशन इनकम्प्लीट हो ऐसा ये शिक्षा नीति नहीं कहती है। इसका प्रभाव कैसा देखेंगे, मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है इसका, दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मेरा ये क्लियर मानना है कि जब तक भारत में 70-80% से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन नहीं लेंगे, जैसे चाइना में हो गया, साउथ कोरिया में हो गया, या मोस्टली जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ तो 90% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में लोग हैं, तब तक कि हम जो नॉलेज ड्रिवन एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनना है वो नहीं बन पाएंगे। जो हमको पहले 3 इकोनॉमी में आने की बात यह शिक्षा नीति भी कहती है, उसके लिए आपको नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 80-90% लोग हायर एजुकेशन में लगेंगे, और ये शिक्षा नीति कहती है कि 2030 तक केवल 50% लोग हायर एजुकेशन में रहेंगे। यहाँ एक डिफेक्ट्स है, जो मैं डिफेक्ट्स की बात कर रहा था, वो मैं कुछ डिफेक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि 2030 तक भी हम बात करें केवल जो है वो 50% होंगे। अभी भी हम नहीं कह रहे कि 70% 80% हायर एजुकेशन में होंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन का स्किल आना कोई बुरी बात नहीं है, पर हायर एजुकेशन की तरफ में जो चैनलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर अगर ये बात है कि अगर नई शिक्षा नीति भी 2030 तक ये चित्र देखती है कि मात्र 50% लोग हायर एजुकेशन में हो गए, तो फिर इस नीति का क्या मतलब निकला है? देखिए, मैं इसके जो डीमेरिट्स है, इसके डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा है ये शिक्षा नीति के, और बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी दिनों बाद एक बहुत वाइडर कंसल्टेशन हुआ, और कस्तूरी रंगन जो है वो स्वयं जो एक साइंटिस्ट रहे हैं इसरो के अंदर में, तो स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी में उनका ये रहा है, रिसर्च रहा है, तो ऐसा लगता था कि एक बहुत रेडिकल जो है वो नीति आएगी। देखिए, इसमें 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि पूरी नीति को ख़राब कर सकती है। एक, आज भी हम इंग्लिश में पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सेंट्रल इशू है। बिल्कुल, वो तो कहा जा रहा है कि मातृभाषा में जो है पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश को जो है वो पीछे ले जाने की बात हो रही है। अब जब हम मातृभाषाओं की बात करें, उसमें भी ट्राइबल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, तुड़ू भाषा है मैंगलोर के बॉर्डर पे, केरला के बॉर्डर पे लाखों लोग तुड़ू बोलते हैं, भीली 90 लाख लोग बोलते हैं, गोंडी लगभग 40 लाख लोग बोलते हैं, मुंडारी हो जो है वो लगभग जो है वो 30 लाख लोग बोलते हैं, लेकिन संस्कृत 16,000 लोग भी नहीं बोलते हैं। लेकिन संस्कृत को प्रमोट करने की बात हो रही है, लेकिन बाकी भाषाओं को नहीं हो रही। दूसरा, अननेसेसरी एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज, कि भाई हम हर चीज़ का जो है ट्रांसलेशन करेंगे लैंग्वेज में। अभी फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि क्वांटम ये जो वर्ड है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम ग्रेविटी जो है, अभी ये साइंस के वर्ड है। अभी हमारे पूरे इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन नॉलेज में अष्टकला या उसके साथ में परमाणु, ये 2 वर्ड है, क्वांटम वर्ड ही नहीं है। अब क्वांटम के लिए आप कौन सा हिंदी, इंग्लिश या तमिल, तेलुगु का वर्ड लाएंगे? तो जब तक आप इंग्लिश में डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, जो दुनिया कह रही है कि 20% से ज़्यादा इंग्लिश जो ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर है, हमारे भारत में 10% से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 2030 तक 40% भारत की आबादी इंग्लिश बोलने वाली होने वाली थी। उसको पीछे ले जाने का एजेंडा इसमें दिख रहा है, भाषा को लेकर। एक पॉइंट जो है, मैं समझता हूँ और वीकनेसेस इसके मैं आगे बताता हूँ। एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा एक कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ का एफिलिएशन सिस्टम है,
कॉलेजेस का उसको बंद किया जाए और जहाँ जहाँ कॉलेजेस हैं टाउन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन कॉलेजेस का एक क्लस्टर बनाकर उन्हीं को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि रूरल इंडिया का जो हायर एजुकेशन है वो इससे क्या प्रभावित होगा? देखिए, इसमें स्पेशल एजुकेशनल जोन्स की बात की गई है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वैसे स्पेशल एजुकेशनल जोन्स होना चाहिए, ये बात की गई है। कॉर्पोरेट्स के कंट्रोल में नहीं, इसमें ये नीति को पढ़ के अपेरेंटली तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये नीति ये कह रही है कि भाई एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड। ये पहली बार कहा गया है कि ये भाई ये जनहित का है, एजुकेशन जो है वो सार्वजनीन होता है और प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्पेशली कहा है कि भाई इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे इस नीति के अंदर में, यानी जो गवर्निंग काउंसिल्स वगैरह उनके ऊपर कुछ एक्शंस होंगी। इवन जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसको अमेंड करके 12वीं तक के एजुकेशन को गारंटी किया जाएगा, ये भी ये नीति कहती है। तो देखने से ऑन पेपर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये नीति हो। और 6% तक बजट जो है वो सेंटर और स्टेट मिला के बढ़ाना चाहिए, ये नीति कहती है। 20% ऑफ ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा होना चाहिए, ये नीति कहती है। लेकिन इसमें दूसरे जो बहुत सारे पहलू है जो मैं कह रहा हूँ कि वीकनेसेस है, कि जैसे आप जो है लैंग्वेज के साथ में बहुत सारा ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यू, आर्ट्स, लैंग्वेज इसकी बात की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को पढ़ाने की जो बात है, देखिए कोई भी शिक्षा नीति जब तक साइंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी पे नहीं होगी तब तक वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये मेरा क्लियर मानना है। अभी आपको लैंग्वेज की बात मैं कहता हूँ, अभी आप संस्कृत पढ़ाएंगे या मान लीजिए कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग की जो लैंग्वेज है वो बिट्स एंड क्यूबिट्स है। अब जब इंसान सोच रहा है कि भाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी अगर कहीं पर दूसरे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में कहीं और लाइफ मिलती है तो वो क्या भाषा होगी कम्युनिकेशन की, इस पर जब रिसर्च किया गया तो साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया कि भाई वो लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी धरती की, इंग्लिश भी नहीं होगी। नो ह्यूमन लैंग्वेज कैन कम्युनिकेट विद देम। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट बायोलॉजिकल स्टेट में हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके साथ लगा होगा। तो वो जो है हमारी जो कल्चर से जो लैंग्वेजेस निर्माण हुई है, हमारी सारी लैंग्वेजेस कल्चर और सोशियोलॉजी से निर्माण हुई है, उससे वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, वो साइंटिफिक लैंग्वेजेस होंगी। तो हम ये जो भाषाएं खोदने की जो बात कर रहे हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया, उसमें SC ST OBC की जो मिनिस्ट्रीज है या SC ST OBC कमीशंस है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्ट्री और कमीशन का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये सीरियस लूप होल्स है इसके अंदर में। आप जो है सोशो एजुकेशनल जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स है उनकी बात कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप और सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, पर रिजर्वेशन कोटे का क्या स्टेटस होगा ये नीति क्लियर नहीं बोल रही है। फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर जो होना चाहिए, जो हम देखा कि कॉलेज स्कूल्स में जो है यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव हो जाता है, रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था उसके वजह से, वो चीज़ वही सॉल्व होनी चाहिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर के रूप में। वो जो है कहीं मैकेनिज्म इसके अंदर में नहीं है, ये सीरियस ड्रॉबैक्स है इसके। लेकिन जो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ये जो कॉलेजेस को ही यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो फिर स्थिति क्या बनेगी? नहीं, एग्जैक्टली ये नीति ये नहीं कहती कि कॉलेजेस ही कन्वर्ट होना चाहिए, केवल एक यूनिवर्सिटी में 300 कॉलेजेस एफिलिएटेड होना चाहिए, ये बात कहती है। अच्छा। और उनका आपस में जो है जो भी उनके पास कैपेबिलिटी है वो यूज करना चाहिए, ये नीति कहती है। यूनिवर्सिटीज तो रहेगी, और ये भी कहती है कि 300 के ऊपर कॉलेजेस नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये सब यूनिवर्सिटीज रहेगी? नहीं, इसमें यूनिवर्सिटीज का थोड़ा अलग क्लासिफिकेशन किया गया है जी। तो मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ये होगा, लेकिन एक टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ होगी और एक रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होगी। अच्छा। ऐसा दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ को इसमें जो है वो क्लासीफाई किया गया है। लेकिन रूरल इंडिया का जो एजुकेशन है, मतलब जो हम अपने ग्रामीण भारत का जो जनजीवन, उसमें दो बातें कही गई है। एक तो जो मैं कह रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एजुकेशनल जोन्स, वो पर्टिकुलरली बैकवर्ड एरियाज के लिए कहा गया है। अच्छा। और नए सेंट्रल स्कूल्स और नवोदय विद्यालय बने, इसकी बात जो है ये कही गई है। और ये कहा है कि भी एक भी आदमी को छोड़ना नहीं है बाहर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल टेस्ट लिया जाएगा बच्चों का और तभी उनको यूनिवर्सिटीज अलॉट की जाएगी और वहाँ पर उनका एडमिशन होगा। तो इस बात को कैसे? एक मिनिमम टेस्ट की बात कर रहे हैं वो, मल्टीपल टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। एक टेस्ट में सबको जो है वो एप्टीट्यूड उसका देख के, नॉलेज देख के फिर उसको प्लेस किया जाएगा, ऐसा ये नीति कह रही है। अच्छा। लेकिन एक बात तो जैसा कि आपने भी जो चिंता जताई कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है इन सब चीज़ों पे, तो उस पर इस नीति की कोई स्पष्टता नहीं है।
आपको क्या लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति गरीब छात्रों के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है? मुझे ये सबसे बड़ा डर है कि हायर एजुकेशन में वो नहीं जा पाएंगे, पर्टिकुलरली जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, क्या मानते हैं? क्योंकि कैसा आप कितना भी स्कॉलरशिप और उनको सपोर्ट यदि देंगे, लेकिन उनके साथ जो इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिड्रेस करने का मैकेनिज्म इसमें नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो है, क्योंकि इंग्लिश में स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो आएंगी वो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉम्पीट करेगी, तो वो तो बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन के अंदर रहेगा। तो जो जंगल का जो विद्यार्थी है, जो गांव का विद्यार्थी है, वो वहां पिछड़ जाएगा। 12वीं तक तो सब लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो है पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा इन लोगों का। मतलब जो हमारे यहाँ की मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनमें वो पीछे छूटेंगी, वो पीछे छूटेगी, बिल्कुल छूटेगी। लेकिन एक दूसरी बात कि ये शिक्षा नीति क्या सिर्फ ऐसा ढांचागत परिवर्तन कर रही है या फिर ये कोई नए ऐसे मूल्यात्मक बदलाव भी लेकर आ रही है? देखिए, दो चीजें समझती है। एक, नए भारत में हम जाना चाह रही है तो ये शिक्षा नीति बोल रही है, लेकिन पुराने भारत को छोड़ना नहीं चाह रही है। अच्छा। और पुराने भारत का जो बर्डन है वो नए भारत पर डालने की जो है कोशिश है इस नीति में। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, यही ये नीति जो है वो फेलियर होने की संभावना है। देखिए, आपको अगर आगे जाना है, आप कह रहे कि हमको चाइना अमेरिका से कॉम्पीट करना है, हमको जो है 140 करोड़ हमारी आबादी हो रही है, आगे 160 हो जाएगी, 170 हो जाएगी, इनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर लाना है। तो आपका एजुकेशन जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होगा, जब तक आपका नॉलेज बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा, और जब तक आपको जंगल का व्यक्ति, गांव के व्यक्ति को भी आप उस लेवल तक लाने की आपकी शिक्षा नीति नहीं होगी और एसोसिएटेड पॉलिसीज नहीं होगी, तो न्यू इंडिया आपका जो है वो क्रिएट नहीं हो सकता है। और यहाँ पर ये नीति जो है पुराने भारत में कल्चर, ट्रेडिशन, नॉलेज की, लैंग्वेजेस की जो बात कर रही है वो उसको रोकने का प्रयास कर रही है। जब ये नीति तैयार हो रही थी, ये डॉक्यूमेंट, उससे पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी मंगवाए गए थे। शायद मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्शंस अपनी तरफ से भी गए थे। नहीं, मैं तो इस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मुझे कंसल्ट किए तो एजुकेशन फील्ड के, तो क्या उन चीज़ों को इस नीति में शामिल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा उसमें से जो है कंसिडर किया। कि देखिए, इस पर डोमिनेंटली जो मैं पुराने भारत की बात कर रहा हूँ, ये पुराने भारत और नए भारत में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 60-70% पुराने भारत का बर्डन नए भारत पर डालने का ये नीति है। अच्छा। और इसमें आरएसएस का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट व्यू आया है, और आरएसएस बीजेपी के लोगों का। कैसे लगता जैसे देखिए, अगर आपको कल्चर की बात है, वैल्यू एजुकेशन है, धर्म पढ़ाने की इसमें बात है, तो मॉरल एजुकेशन के नाम पे तो आप धर्म पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ा रहे, वो तो साइंस नहीं है, रिलीजन इज नॉट अ साइंस ना। तो आप जो ये जो सारी चीजें इसमें घुसाने के प्रयास कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति में जो बात कही जा रही है कि हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा देंगे, नैतिक शिक्षा पर इसका एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को इसके साथ जोड़ना? नहीं, मोरालिटी से ज़्यादा मुझे लगता है साइंस इंपॉर्टेंट है। साइंस और नेचर को जब इंसान समझता है तो उसको ऑटोमेटिक समझता है कि जीना कैसा है। उसको आप आर्टिफिशियल मोरालिटी अगर पढ़ाने जाओगे तो मोरालिटी जो है वो फाइनलिटी नहीं है, उसके अलग अलग, जैसे मान लीजिए आपको हिब्रू कल्चर में मोरालिटी अलग है, यूरोपियन कल्चर में मोरालिटी अलग है, इंडियन इसमें अलग हो सकती है, जापान में कहीं कुछ अलग हो सकती है। अलग अलग तरीके से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इंसान अगर साइंस को समझ जाएगा, नेचर को समझेगा, तो मानवता में बार बार कहता हूँ कि नेचर ने क्रिएट किया इंसान को, और होमो सेपियंस जो है कोई एक दिन में यहाँ नहीं आया। तो वो जो है प्रकृति के साथ रहते रहते, साथ में रहते रहते उसके अंदर में जो है वो मानवता और मॉरलिटी डेवलप हुई है। तो उसको आर्टिफिशियली मॉरलिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं धर्म के नाम पर। तो आपको क्या लगता है कि इस नीति में वो क्या चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं दिख रही? मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज, देखिए एक जिफिस लॉ है, जिफिस लॉ ये कहता है, साइंटिफिक लॉ है कि लैंग्वेजेस जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्ड्स कैसा आता है, लैंग्वेजेस डेवलप कैसी होती है और लैंग्वेजेस डेड कैसी होती है। इसका एक लॉ ही है, उसको जिफिस लॉ कहते हैं। अगर वो जिफिस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो जो लैंग्वेजेस डेड हो रही है ना, उनको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे संस्कृत पे इतना बात कही गई, लेकिन आज भी 16,000 लोग केवल संस्कृत में बात करते हैं, क्योंकि उसका यूटिलिटी नहीं है अभी जो है वो। तो इसलिए पुरानी लैंग्वेज को ठीक है, उसको आप थोड़ा अटेंड कीजिए, जिनको लिंग्विस्टिक पढ़ना हो उनके लिए अलग बात है, पर आप पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो उनको रिवाइव करना चाह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ एक्स्ट्रा बर्डन है। फिर ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर को लेकर जो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको लगता है फिलॉसफी पढ़ना है, रिलीजन पढ़ना है, उनके लिए अलग सब्जेक्ट है, पर पूरे करिकुलम में उसको ला रहे हैं आप, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। आपका जो नीति है, अगर मैं बनाता तो मैं साइंस, टेक्नोलॉजी को और ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को, इन बातों को सबसे ज़्यादा प्राइमरी रख के ये नीति को बनाता था, और साइंटिफिक पेडागोजी से जो है उसको आगे ले जाता, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स एंड रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लाकर जंगल और गाँव के लड़का जो
लड़की जो है उसको वहाँ तक ले जाने का प्रोविजन इसमें करता था। आप इस पूरी नीति में ये क्या स्थिति देखते हैं कि ये शिक्षा नीति गैर बराबरी की भावना को क्रिएट कर सकती है? नहीं, उन्होंने वैसा कहा तो नहीं है, क्योंकि जो है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, इक्विटी के साथ हो, एसेसिबल हो, अफोर्डेबल है। ऑन पेपर तो ये बातें सब कह रही है, लेकिन जब ये स्कूलों में कल्चर ट्रेडिशन आएगा, हाँ, प्रैक्टिसेस में आएगा, वहाँ हो सकता है। एक और बात इस शिक्षा नीति में जो कही जा रही है कि डिग्री जो है वो अब 4 साल की होगी, और उसमें भी ये कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर में कोई ड्रॉप आउट करना चाहे तो वो निकल जाए, अपने स्ट्रीम को बदलना चाहे तो उसको बदल दें, 1 साल के बाद उसको सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल के बाद निकलना चाहे तो उसको डिप्लोमा देंगे, 3 साल के बाद निकलना चाहे तो उसको नॉर्मल डिग्री देंगे, और अगर वो 4 साल के बाद आता है तो फिर उसको एक स्पेशल डिग्री मिलेगी। आपको क्या लगता है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन, हम भारत का जिस तरह से जो सामाजिक ढांचा हम देखते हैं वो ढांचा, और उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति, इस स्थिति में वो हायर एजुकेशन को लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, ये उसको प्रमोट करता है या फिर उसको पीछे? नहीं, इसको डिमोट करता ही है, क्योंकि देखिए आप मान ही रहे कि 1 साल में कोई छोड़ेगा, यानी आपका जो सपोर्ट सिस्टम है एजुकेशन का वो इतना नहीं है कि आप उसको हायर एजुकेशन तक ले जा सको। इसलिए तो आप कह रहे हैं ना, हम 1 साल बाद दे देंगे आपको जो है वो। अगर वो 12th के बाद 1 ईयर कोर्स लेके सर्टिफिकेट ले लेगा, उसके क्या काम में आएगा? तो वो कहीं जॉब करेगा तो 10,000 का जॉब मिलेगा, उसको 12,000 का जॉब मिलेगा। और जो लोग 4 साल करेंगे और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में या R&D में जाएंगे, उन लोगों को जो है 1.5-2 लाख रुपए का जो है वो जॉब मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शिक्षा नीति में इनहेरेंट ये मान लिया है कि भाई हम लोग सब लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ नहीं ले जा सकते, पर वो ओपनली नहीं कह सकते, इसलिए ये जो है उन्होंने एग्जिट स्कीम बनाई है। अच्छा। ये एग्जिट स्कीम है इसकी, मतलब ये दूसरा रास्ता है हायर एजुकेशन में जो है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हम कह रहे हैं कि केवल 50% हायर एजुकेशन क्यों 2030 तक, क्यों आज हम नहीं कह रहे कि भाई हम 2030 तक 70-80% करेंगे और 2035-40 तक जो है हम लोग जो है 100% तक हायर एजुकेशन ले जाएंगे। क्योंकि देखिए 2046 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर लेगा, ये बिल्कुल साइंस में रिसर्च हो गया है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगर मान लीजिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस करता है, और अगर इंसानियत ऐसी कोई पॉलिसी पे जो है वो डिसाइड करती है, यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो एजेंसीज है कि ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है केवल मशीन्स में नहीं करना है, इंसान में भी किया जा सकता है सपोज, तो यू विल एंटर अ फेज ऑफ पोस्ट ह्यूमैनिज्म, जिसको कहा जाता है पोस्ट ह्यूमैनिज्म, पोस्ट बायोलॉजिकल स्टेज कहा जाता है इसको, जहां इंसान आधा जो है इंसान है आधा मशीन है। ये पोजीशन मैं नहीं कह रहा हूं कि आएगी, लेकिन बाय लॉ डिसाइड किए तो टेक्नोलॉजी उसको एनेबल कर सकती है। बिल्कुल, ये 2050 तक सिचुएशन आएगी। अब ये कह रहे कि हमारी शिक्षा नीति 2040 में ही फुल स्विंग में आएगी, और वहां पे भी ये हायर एजुकेशन 100% की बात नहीं कर रहे, वहां पर भी साइंस टेक्नोलॉजी की बात फुल्ली नहीं कर रहे, वहां भी ये रामबान की बात कर रहे हैं। तो फिर ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है नए भारत और पुराने भारत का? तो मैं समझता हूँ ये विजन जो है वो क्लियर नहीं है उनका। एक जो कहा जा रहा है कि भाई नया भारत जो बनाने की जैसा आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये फुलफिल होने की संभावना कम ही नज़र आती है। एक जो स्थिति हम देखते हैं कि भाई छात्रों को अगर देखें तो यही इस नए भारत के निर्माण की वो नींव हो सकते हैं, वो आधारशिला हो सकते हैं जो इसमें काम करेंगे। लेकिन अगर ये ही हायर एजुकेशन की ओर नहीं जा पाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी? तो फिर वही है जो वर्ना सिस्टम का मॉडर्न सिस्टम है वो रहेगा कि जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, गांव के जंगलों के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो जो है 10,000 20,000 रुपये कमाए केवल, और जो बाकी जो 15-20% लोग हैं वो हायर एजुकेशन लेके टॉप जॉब्स और टॉप सर्विसेज और टॉप कंपनीज में रहे। वही इसका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। तो क्या ये माना जाए कि नई शिक्षा नीति अगर अपने उद्देश्य को अगर पूरा नहीं कर सकी तो वो एक नए सिरे से उस पुरातन भारत को लेकर आ जाएगी? एकदम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पुराना और नया साथ साथ रहेगा, और पुराने का बर्डन ज़्यादा रहेगा नए के ऊपर में। अच्छा, मतलब वो नया दिखेगा नहीं? नया जो है वो साकार नहीं हो पाएगा नया भारत इसमें, क्योंकि नया भारत का जो विजन है उनका वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नहीं है, ह्यूमैनिटी पे नहीं है, ह्यूमन राइट्स पर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है। वो क्लियर समझता है इस शिक्षा नीति से, जिस पर वो होना चाहिए। यस, तभी नया भारत होगा। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट अभी आया है वो एक जिसको ऊपरी तौर का डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, ये लगभग 400-450 पेज का डॉक्यूमेंट है शिक्षा नीति का। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें आगे हो? तो देखिए, कस्तूरी रंगन कमीशन का जो रिपोर्ट है जी, वो लगभग 400 पेजेस है, और अभी ये जो इन्होंने डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, ये 66 पेजेस का है, और ये उसी में से लिया गया है
दैट वाज द रिपोर्ट गिवन बाय द कस्तूरी रंगन कमीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी में से एक्सट्रैक्ट किया है इन्होंने। और फिर इसमें इन्होंने 5-5 साल में हम रिव्यू करेंगे ऐसा भी इन्होंने कहा है, और इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस भी करेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। लेकिन अभी जो हमारे आगे आया है, मैं समझता हूँ वो एक बिल्कुल वाइट पेपर ऐसा मानना चाहिए हमने उसको। अभी इसके ऊपर लॉ बनेगा, जैसे आरटीई अमेंड हो रहा है। बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं, बहुत मेजर नहीं है, सपोर्टिव लॉज रहेंगे बस इसमें अभी। अच्छा, जो अभी इसके बाद में आएंगे। अगर हम अगर देखें कि भाई इस पूरी हमारी इस बातचीत को अगर यहाँ पर समेटना है, यहाँ इसको खत्म करना है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें जो 5-6 बड़े वीकनेसेस है वो इस नीति की अच्छी बातों को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश को इग्नोर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्रा की गवर्नमेंट जो है, उसने रिजोल्यूशन पास किया और उस पर वो काम कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देंगे। वर्ल्ड में देखिए, चाइना 2001 से आगे, आज जो है चाइना जो है 2001 से आगे जो है वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करके, जो गांगकाओ उनका एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश को भी जो है वो एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है उनको, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बोले जाते हैं। आज साइंटिफिक जितने साइटेशंस है वो 90% से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और दुनिया की ऐसी शायद ही कोई कंट्री है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। 50 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, प्लस यूरोपियन यूनियन की जो 28 देश है, 27-28 देश, उनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज वन ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश है, और यूएन में भी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, प्लस इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज की भाषा जो है वो इंग्लिश है। तो आप मदर टंग पढ़ाइए, रीजनल लैंग्वेज पढ़ाइए, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश यदि नहीं होगा तो आप पीछे जाएंगे। ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। दूसरा, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ की जो बात जो है, धर्मा वगैरह की, संस्कृत की, ये जो कह रही है, इसका डीमेरिट है। तीसरा, भाषाओं पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। मुझे लगता है कि भाषाएं ठीक है, आपको 2 भाषाएं 3 भाषाएं भी आए तो सफिशिएंट है। अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, हिंदी में प्रोफिशिएंट है, और मराठी में ना भी हो या तेलुगु तमिल में ना भी हो तो सफिशिएंट है। या आप मान लीजिए इंग्लिश हिंदी में हो और साथ में मुंडारी आ जाए आपको या गोंडी आ जाए तो सफिशिएंट है। तो लैंग्वेजेस के रिवाइवल का जो प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये दूसरी बात है इसके अंदर में। तीसरा, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है, या जो ग्रामीण क्षेत्र के और जंगल क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर्स और मेजर्स इसमें नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये इसके बहुत बड़े बड़े जो है वो डीमेरिट्स है, जो मैं समझता हूँ ये शिक्षा नीति को जो है वो अच्छा नहीं बनाते हैं। जबकि ये नीति अगर आप पढ़ेंगे अपेरेंटली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो ये सारी बातें ड्रैग कर रही है, ये इस नीति के आउटकम को अच्छा नहीं करेगी, और बुरा नहीं मानेंगे। अगर यही नीति रही तो हम चाइना को जो है और अमेरिका को सरपास नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर जितना प्रोपेगेंडा पूरे देश में चल रहा है, उस शिक्षा नीति का जो वास्तविक सत्य है वो एक बड़ा ही भयानक है। उसको ये 2 दृष्टि पे देखना चाहिए कि जैसे अभी हम लोग इस बातचीत कर रहे थे, मानकर साहब एक बात कर रहे थे कि जब साउथ इंडिया का कोई छात्र है और वो नॉर्थ इंडिया में अगर पढ़ना चाहता है, उसने अगर मातृभाषा में अपनी स्टडी की है, तो वो वहाँ जाकर किस भाषा में अपना एजुकेशन आगे बढ़ाएगा, ये सवाल है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मॉरल एजुकेशन बच्चों को देना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मानवतावाद के आधार पर नहीं होगा तो फिर उस एजुकेशन का, जो विज्ञानवाद के आधार पर नहीं होगा, तो उस एजुकेशन का मॉरल अपने आप में क्या होगा। तो मॉरल एजुकेशन का ही मॉरल डिमॉरल अगर होता होगा तो फिर इस एजुकेशन पॉलिसी का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, 2023 से इसको इम्प्लीमेंट होना है। नए नए कानून आएंगे इसके अगेंस्ट में, जो इसके साथ इसको रन करने के लिए आएंगे। आगे आगे देखेंगे कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में क्या रोल अदा करती है। लेकिन विजय मानकर साहब के साथ इस बातचीत से ये बात तो बिल्कुल सामने आती है कि यदि मातृभाषा को प्रमोट करना है और उसको स्थान देना है, तो भारत की उन सभी भाषाओं को स्थान देना होगा जो भाषाएं भारत के ट्राइबल सेक्ट में बोली जाती है, और वो भी उनके कम्युनिकेशन की मातृभाषाएं हैं। हम इस बातचीत को यहाँ पर रोकेंगे। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।